एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां हर इंसान ने ना एक चमकती हुई भारी ढाल पहनी हुई है। एकदम परफेक्ट दिखने वाली ढाल, राइट? सही कहा। हर कोई बस परफेक्ट दिखने की दौड़ में शामिल है। उनका घर परफेक्ट है, उनका काम परफेक्ट है, उनकी बातें बिल्कुल नपतुली हैं। पर अगर उस ढाल के ठीक पीछे देखा जाए तो अंदर से सभी थके हुए हैं, सभी डरे हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि सभी अकेले हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहां एक इंसान अपना असली रूप छुपाने में इतनी मेहनत करता है कि वो खुलकर जीना ही छोड़ देता है। बिल्कुल। और यही एग्जैक्ट प्रॉब्लम उस रिसर्च में हाईलाइट होती है जिस पर हम आज अपना ये डीप डाइव करने वाले हैं। हाँ, ब्रेने ब्राउन की बहुत ही मशहूर किताब द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन। इसे पढ़ना सच में एक आहा मोमेंट था मेरे लिए। सेम यहाँ भी। उन्होंने सालों तक शेम, वल्नरेबिलिटी और परफेक्शनिज्म पर रिसर्च की और उनके डेटा में जो निकल कर आया ना, वो हमारी समझ को पूरी तरह से पलट देता है। मतलब उनका फोकस इस बात पर था कि आखिर पूरे दिल से जीना यानी होल हार्टेड लिविंग असल में क्या होता है और कैसे ये परफेक्शन की ढाल उतार कर ही मुमकिन है। एग्जैक्टली। और इस चर्चा का हमारा मिशन यही है कि इस पूरी फिलॉसफी को समझें। चलिए तो इसको थोड़ा खोलते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की गहराई में जाने से पहले मुझे उस पॉइंट ने बहुत अट्रैक्ट किया जहां लेखिका का खुद का नजरिया बदला। आप उनके 2006 वाले ब्रेकडाउन की बात कर रही हैं ना, जिसे वो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहती हैं? हाँ, वही। वो पॉइंट सच में इस पूरी रिसर्च का फाउंडेशन है। देखिए, सालों तक उन्होंने इन विषयों पर डेटा जमा किया था और उन्हें लगता था कि उन्हें सब पता है। उन्हें लगा था वो कंट्रोल में है। उन्होंने एक दिन अपने डेटा के आधार पर 2 लिस्ट बनाई थी। एक लिस्ट थी होल हार्टेड लोगों की आदतों की, जो अपनी जिंदगी पूरी तरह से अपनाकर जी रहे थे। इस डू लिस्ट में शब्द थे जैसे वर्दिनेस, जॉय, ट्रस्ट, ग्रैटिट्यूड। हाँ, और दूसरी लिस्ट उन आदतों की थी जो लोगों को पीछे खींच रही थी, यानी डोंट लिस्ट, जिसमें परफेक्शनिज्म था, थकावट थी, जजमेंट और दूसरों के सामने हमेशा कूल दिखने की कोशिश। पर कहानी में सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब उन्हें एहसास होता है कि वो खुद उस डोंट लिस्ट वाली जिंदगी जी रही थी। एक रिसर्चर होने के नाते वो हर चीज कंट्रोल करना चाहती थी। आदर्श बनने की कोशिश में खुद को थका रही थी वो। ओह वाओ, ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान सालों से एक बहुत ही डिटेल्ड नक्शा या मैप फॉलो कर रहा हो और पूरी सावधानी से चल रहा हो। हाँ, और अचानक उसको पता चले कि मंजिल का एड्रेस ही गलत डाला हुआ था। इंसान पूरी स्पीड में चल तो रहा था पर बिल्कुल गलत दिशा में। एकदम सटीक एनालॉजी दी आपने। यहां पर साइकोलॉजी का एक बहुत गहरा सच सामने आता है। उनका ये अवेकनिंग इस बात का प्रूफ था कि सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस काफी नहीं है, यानी बस खुद की प्रॉब्लम को जान लेना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन्हें थ्योरीज पता थी, पर खुद को जानना तब तक बेकार है जब तक उसमें सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति करुणा और दयालुता शामिल ना हो। ज्ञान तो बस ये बताता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, राइट? सही पकड़ा। ज्ञान मैकेनिज्म बताता है, लेकिन कंपैशन आपको उस कमजोरी के बावजूद बिना खुद को सजा दिए आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो जब दिशा गलत हो तो सबसे पहला कदम होता है नई दिशा में चलने के लिए सही औजार इकट्ठे करना। और इस रिसर्च में 3 और टूल्स बताए गए हैं: करेज, कंपैशन और कनेक्शन, यानी साहस, करुणा और जुड़ाव। अब इन टूल्स को समझने के लिए मुझे वो पीटीओ मीटिंग वाली घटना बड़ी इंट्रिगिंग लगी। वो शेम स्टॉर्म वाला किस्सा। हाँ, लेखिका को एक बड़े पब्लिक स्कूल में पेरेंट्स की मीटिंग के लिए बुलाया गया था। वो वहाँ बाउंड्रीज और इमोशनल रेजिलियंस पर बात करने गई थी, लेकिन वहाँ जो प्रिंसिपल थे उन्होंने तो इंट्रोड्यूस करते हुए ऑडियंस पर जैसे हमला ही कर दिया था। एग्जैक्टली। प्रिंसिपल ने कहा कि आपको शायद इनकी बातें पसंद ना आए, लेकिन डॉक्टर ब्राउन हमें ठीक करके ही जाएंगी, चाहे हमें अच्छा लगे या नहीं। बाप रे, उस इंट्रोडक्शन ने वहाँ एक बहुत अजीब सा माहौल बना दिया था। हाँ, एक हॉस्टाइल सिचुएशन। तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ लोग आपसे पहले ही नाराज बैठे हों, हमारा दिमाग अचानक से बदल क्यों जाता है? हम क्यों अपनी असलियत छोड़ देते हैं वहाँ? इसे न्यूरोलॉजिकली समझना बहुत जरूरी है। जब एक ऐसी हॉस्टाइल सिचुएशन आती है ना, जिसे उन्होंने शेम स्टॉर्म कहा है, तो हमारा नर्वस सिस्टम तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। दिमाग को लगता है कि आइडेंटिटी खतरे में है। बिल्कुल। और ऐसी घबराहट में एक इंसान सबसे पहले अपनी ऑथेंटिसिटी को छोड़ देता है।
ऑडियंस का अप्रूवल पाने के लिए लेखिका ने भी वही किया। उन्होंने इमोशनली कनेक्ट करने की जगह अपनी डिग्री और अपने ज्ञान का दिखावा शुरू कर दिया था ना। हाँ, जोर जोर से डरावने स्टैटिस्टिक्स बताने लगी वो, ताकि लोग उन पर अटैक ना करें। ढाल पहन ली उन्होंने। पर इवेंट के बाद उनका रिएक्शन बड़ा सोचने वाला था। कार तक पहुंचते पहुंचते शर्म के मारे उनका बुरा हाल था। उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था कि अप्रूवल के लिए अपनी असलियत बेच दी। लेकिन वहां उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया। उन्होंने अपनी बहन एशली को कॉल किया और उसको सब बता दिया। और इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल डिफेंस काम कर रहा था, राइट? सही कहा। देखो, शेम या शर्म को हमेशा अंधेरा और अकेलापन पसंद है। वो सीक्रेसी में पनपती है इस एहसास के साथ कि मुझ में कोई खराबी है। तो जैसे ही उस शेम को किसी ऐसे इंसान के सामने शब्दों में ढाल दिया जाता है जो जज ना करे, उसका असर वही खत्म होने लगता है। एग्जैक्टली। एशली ने उस कॉल पर उन्हें कोई एडवाइस नहीं दी और ठीक करने की कोशिश नहीं की। उसने बस सुना और कहा, ये बहुत मुश्किल एहसास है, मैं समझ सकती हूँ। ये था कनेक्शन और एम्पैथी का असली काम। पर यहाँ मैं एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूँ जो शायद काफी लोगों के दिमाग में आता होगा। हाँ, पूछिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि कंपैशन या करुणा का मतलब है हमेशा नरम रहना, दूसरों की हर गलती को माफ कर देना। तो क्या बाउंड्री सेट करना, एक लाइन खींचना, उस कंपैशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हो गया? ये एक बहुत आम और बड़ी गलतफहमी है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट की गहराई में जाएं, तो सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। कंपैशन का मतलब सिर्फ मीठा बोलना या गलत व्यवहार सहते रहना नहीं है। अच्छा, तो असल में कंपैशन क्या है? डेटा वाज़े तौर पर दिखाता है कि जो लोग सबसे ज्यादा कंपैशनेट होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बाउंड्रीड भी होते हैं। इसका मैकेनिज्म ये है कि अकाउंटेबिलिटी के बिना एम्पैथी काम ही नहीं कर सकती। यानी जवाबदेही जरूरी है। बिल्कुल। किसी गलती करने वाले को उसकी गलती का एहसास कराना, पर उस प्रोसेस में उसकी इंसानियत पर हमला न करना। एक इंसान को बताया जा सकता है कि उसका व्यवहार गलत था, बिना उसको ये महसूस कराए कि वो बेकार इंसान है। ओह वाओ! तो अगर बाउंड्रीज बनानी है तो एक इंसान को खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए। लेकिन सोसाइटी में हम अक्सर दूसरों के हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं, बस ग्रुप में फिट होने के लिए। पूछते आते हैं कि प्यार या काबिलियत पाने की कोई ना कोई शर्त होती है। हाँ, जैसे जब मैं वजन कम कर लूंगी तब मैं अच्छी दिखूंगी, या जब प्रमोशन मिल जाएगा तब लोग मुझे अपनाएंगे। ये शर्तें हमारे दिमाग की बनाई हुई इमेजिनरी दीवारें हैं। वोदिनस का कॉन्सेप्ट कहता है कि प्यार और बिलोंगिंग के हकदार हम अब हैं, इसी वक्त अपने तमाम फ्लॉज के साथ, बिना किसी प्रीरेक्विजिट के, बिना किसी शर्त के। और यहाँ एक और बड़ा साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है, फिटिंग इन और बिलोंगिंग के बीच का फर्क। फिटिंग इन का मतलब है हालात और लोगों के हिसाब से खुद को बदल लेना, राइट? कैमेलियन की तरह। एकदम सही। ये देखना कि ग्रुप में क्या पसंद किया जाता है और वैसा बन जाना। लेकिन बिलोंगिंग बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। बिलोंगिंग तब मिलती है जब एक इंसान अपनी असलियत के साथ खड़ा होता है। इसको अगर एक आम जिंदगी के नज़रिए से देखें तो फिटिंग इन वैसा है जैसे किसी बड़ी पार्टी में आकर सिर्फ वही बातें बोलना जो दूसरे लोग सुनना चाहते हैं। हाँ, जहाँ इंसान मौजूद तो है पर उसका असली रूप उस पार्टी में नहीं है। और बिलोंगिंग वैसा है जैसे उस पार्टी में अपने अजीब और थोड़े बिखरे हुए रूप में आना, अपने असल विचारों को रखना और फिर भी वहाँ पूरी तरह से अपनाया जाना। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। इसीलिए ना जस्टिन वैलेंटाइन और रेने कॉब जैसे लोगों के एग्जाम्पल्स इतने पावरफुल लगते हैं इस किताब में। वो थेरेपिस्ट वाला किस्सा? हाँ, जस्टिन एक थेरेपिस्ट हैं जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि उनके एडिक्शन से जूझने वाले पेशेंट्स अपने बच्चों से तो बेहद प्यार करते थे पर खुद से नफरत करते थे। और उस सेल्फ हेट्रेड का असर उनके बच्चों पर भी सेकेंड हैंड स्मोक की तरह पड़ता था। ये बहुत डीप बात है। इसका मैकेनिज्म दिमाग के कनेक्शंस में छिपा है। देखिए, कोई भी इंसान दूसरों को उससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता जितना वो खुद से करता है। अगर अंदर सिर्फ आत्मग्लानि या शेम भरी है तो वो रिश्तों में टॉक्सिक तरीके से ही बाहर आएगी। इसीलिए बिलोंगिंग की शुरुआत बाहर से किसी अप्रूवल को ढूंढने से नहीं बल्कि खुद से प्यार करने से होती है। एक ऐसी सोसाइटी में जो लगातार आपको परफेक्ट ना होने पर जज करती हो, खुद को वैसा ही अपनाना एक क्रांति या रेवोल्यूशन जैसा है। पर यहाँ एक आम सवाल आता है, अगर ऑथेंटिसिटी और खुद को अपनाना इतना ही अच्छा है तो हर कोई वैसा क्यों नहीं जीता? हम क्यों इस भारी ढाल को उठाते हैं? रास्ते की रुकावट की बात कर रही हैं आप? हाँ, वो सबसे बड़ी रुकावट है शेम, यानी शर्म। मुझे यहाँ वो यूपी एक्सपीरियंस वाला किस्सा याद आ रहा है।
लेखिका को देश के बड़े सीईओज और टॉप मैनेजमेंट के सामने बोलने बुलाया गया था। ओ हाँ, जहां इवेंट ऑर्गेनाइजर ने उन्हें सख्त तौर पर मना कर दिया था कि वो शेम शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगी। उन्हें कहा गया कि लोग खाना खा रहे हैं, उन्हें अनकंफर्टेबल मत करना, बस खुश रहने के कुछ आसान तरीके बता दो। और यहाँ सामने आता है एक बहुत बड़ा सोसाइटल फ्लॉ। हम चाहते हैं कि बिना मेहनत किए, बिना तकलीफ झेले, हमें हैप्पीनेस का एक छोटा सा हाउ टू मैनुअल मिल जाए। 5 इजी स्टेप्स टू हैप्पीनेस टाइप कुछ। एग्जैक्टली। लेकिन पिछले कई सालों का डेटा साबित करता है कि कोई भी हाउ टू लिस्ट तब तक काम नहीं करती जब तक हम उन रुकावटों की बात ना करें जो ठीक हमारे रास्ते में खड़ी हैं। अंधेरे को अवॉइड करके रोशनी तक नहीं पहुंच सकते, और इसमें गिल्ट और शेम के बीच का फर्क समझना एक बहुत बड़ी चाबी है। दोनों को अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं, जो कि गलत है। हाँ, गिल्ट का मतलब होता है कि मैंने कुछ बुरा किया, इसका फोकस इंसान के एक्शन पर है। लेकिन शेम का मतलब है मैं ही बुरा हूँ। ये उस इंसान की कोर आइडेंटिटी पर सीधा हमला है। इसको साइकोलॉजी में ऐसे देखा जाता है कि गिल्ट इंसान को अपनी गलती सुधारने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि एक्शन को ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब शेम हावी होती है तो इंसान को लगता है कि उसके अंदर कुछ डीपली टूट चुका है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये शेम अंधेरे में पनपती है, इस डर से कि अगर किसी को हमारी कमियां पता चल गईं तो वो हमसे दूर चले जाएंगे। इसीलिए इसका इलाज चुप रहना नहीं, बल्कि एम्पैथी और साहस है। जब एक इंसान अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाता है और दूसरा इंसान कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, तो उस कनेक्शन की रोशनी में शेम तुरंत वहीं खत्म हो जाती है। अब जब हम उस रुकावट को पूरी तरह समझ चुके हैं, तो आइए इस डीप डाइव के सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं, प्रैक्टिकल जिंदगी। गाइड पोस्ट्स, यानी वो सिद्धांत जो रोजमर्रा की आदत बननी चाहिए। सही कहा। सबसे पहला और सबसे बड़ा गाइड पोस्ट है परफेक्शनिज्म को छोड़ना और सेल्फ कंपैशन को अपनाना। पर मुझे यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन होती है। एक आम सोच तो यही है कि परफेक्शनिज्म अच्छी चीज है, राइट? आम सोच है, पर यही सबसे बड़ा ट्रैप भी है। मतलब इससे हम लाइफ में बेहतर बनते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो फिर इसे छोड़ने को क्यों कहा जा रहा है? फोकस अंदर होता है कि मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ, और परफेक्शनिज्म का फोकस वो हमेशा बाहर होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये एक 20 टन की भारी ढाल है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई इंसान एक लंबी मैराथन दौड़ने के लिए एक भारी लोहे का आर्मर पहन ले। उसे लगता है कि ये आर्मर उसे लोगों के तानों और जजमेंट रूपी तीरों से बचाएगा। पर असल में वो आर्मर इतना भारी होता है कि इंसान बीच रास्ते में थक कर गिर जाता है। वो जिंदगी की रेस पूरी ही नहीं कर पाता। डॉक्टर क्रिस्टन नेफ की रिसर्च बताती है कि इस ढाल को उतारने के लिए सेल्फ कंपैशन जरूरी है। मतलब खुद के लिए वैसी ही नरमी रखना जैसी हम अपने एक परेशान दोस्त के लिए रखते हैं। एकदम सही। और इस आर्मर वाली एनोलॉजी के बाद दूसरे गाइड पोस्ट पर आना जरूरी है, जो आज के डिजिटल और फास्ट पेस दौर में हर किसी से जुड़ा है, यानी नंबिंग को छोड़ना। नंबिंग, हम सबको इसकी आदत हो चुकी है, चाहे वो फोन पर घंटों तक लगातार स्क्रोलिंग हो, या स्ट्रेस में आकर मीठा खाना हो, या अल्कोहल हो। हम अपने अनकंफर्टेबल एहसास को सुन करना चाहते हैं। पर मेरा सवाल ये है कि क्या हमारा दिमाग सच में नेगेटिव इमोशंस को चुनकर नम कर सकता है? न्यूरोलॉजिकली हमारा दिमाग एक फिल्टर की तरह काम नहीं करता, जहां हम सिर्फ बुरे इमोशंस पर ब्लॉक लगा सके। जब एक इंसान दुख, डर या शर्म को दबाने के लिए नंबिंग का सहारा लेता है ना, तो वो अपने नर्वस सिस्टम को बेसिकली शटडाउन मोड में भेज रहा होता है। बिल्कुल। दिमाग पूरे इमोशनल सिस्टम की सेंसिटिविटी को कम कर देता है। नतीजा ये होता है कि जब दुख सुन होता है तो अनजाने में खुशी, प्यार और कनेक्शन महसूस करने की क्षमता भी वैसी ही सुन हो जाती है। हम सिलेक्टिवली नम नहीं कर सकते। अगर तकलीफ और दुख को ब्लॉक किया तो खुशी का रास्ता भी वहीं ब्लॉक हो गया। ये मैकेनिज्म सीधा दिल पर लगता है। इसीलिए भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें महसूस करने की लचीलापन, यानी इमोशनल रेजिलियंस डेवलप करनी पड़ती है। और इसी खुशी से तीसरा बड़ा गाइड पोस्ट जुड़ा है, स्कैर्सिटी को छोड़ना और ग्रैटिट्यूड और जॉय को अपनाना। हम हमेशा सोचते हैं कि पहले खुशी आएगी, लाइफ सेट होगी, तब जाकर हम अंदर से शुक्रगुजार होंगे। लेकिन डेटा और रिसर्च इसको पूरी तरह उल्टा साबित करती हैं। जो लोग सच में जॉयफुल और खुश होते हैं, वो इसीलिए खुश नहीं होते क्योंकि उनकी जिंदगी में सब परफेक्ट है, बल्कि उन्होंने ग्रैटिट्यूड यानी आभार को एक प्रैक्टिस बनाया हुआ होता है। सही बात है। ग्रैटिट्यूड कोई अचानक आने वाला एहसास नहीं है, ये एक क्रिया है, एक रोजाना की आदत है।
और जॉय के बारे में यहाँ एक फियर ऑफ द डार्क कॉन्सेप्ट है जो समझना जरूरी है। फियर ऑफ द डार्क? हाँ, हम लोगों को अंधेरे से और स्केर्सिटी से इतना डर लगता है कि मेरे पास काफ़ी वक्त नहीं है या मैं काफ़ी सफल नहीं हूँ कि जब सच में कोई खुशी का पल आता है तो हम घबरा जाते हैं। ओह यस, हमें अंदर से लगने लगता है कि अगर अभी इतने खुश हुए तो अगले ही पल जरूर कुछ बुरा हो जाएगा। हम जॉय की वल्नरेबिलिटी से डरते हैं। यही प्रॉब्लम है, हम जॉय को बचा के रखना चाहते हैं। यहाँ जॉय को ट्विंकल लाइट्स की तरह बड़ा खूबसूरत समझाया गया इस किताब में। हम सोचते हैं कि खुशी एक कांस्टेंट फ्लड लाइट की तरह होनी चाहिए, जो एक बार जल गई तो जिंदगी भर हमेशा रोशनी ही रोशनी रहेगी। पर असल जिंदगी में जॉय ट्विंकल लाइट्स की तरह होती है, छोटी छोटी जगमगाती हुई आम सी लाइट्स। एक शेयर्ड हंसी, फैमिली के साथ बैठकर बिना फोन के खाना, एक शांत सुबह की पहली कॉफी, ये छोटे छोटे पल ही सच में जॉय हैं। अगर हम फ्लड लाइट का इंतजार करते रहेंगे तो इन ट्विंकल लाइट्स के पलों को हमेशा के लिए मिस कर देंगे और उस नकली फ्लड लाइट की तलाश में हम खुद को पूरी तरह थका देते हैं, जो हमें चौथे और सबसे जरूरी गाइड पोस्ट पर लाता है, एग्जॉस्टन को एक स्टेटस सिंबल मानना बंद करना। आज की सोसाइटी में अगर कोई इंसान थका हुआ नहीं है तो लोग सोचते हैं कि वो अपने करियर में ध्यान ही नहीं दे रहा। हमने थकावट को सेल्फ वर्थ और अचीवमेंट का पैमाना मान लिया है। एकदम। अगर किसी से पूछो कि कैसे हो तो लोग बड़े गर्व से कहते हैं, यार बहुत बिजी हूँ आजकल, सांस लेने की फुर्सत ही नहीं है, जैसे कि उन्हें इस थकावट के लिए कोई बड़ा अवार्ड मिलने वाला हो। ये हसल कल्चर और लगातार काम करने की सोच बहुत खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि खेल यानी प्ले और आराम यानी रेस्ट कोई लग्जरी नहीं है। ये हमारे दिमाग की सर्वाइवल और क्रिएटिविटी के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना कि खाना और पानी। राइट, बिल्कुल। थकावट का मतलब महानता या सफलता नहीं है। थकावट का मतलब बस ये है कि आपकी बॉडी और माइंड आपसे रुकने की गुजारिश कर रहे हैं। जब तक इंसान अपने डेली शेड्यूल में बिना किसी गिल्ट के खेल और आराम को जगह नहीं देगा, वो आगे बढ़ने की ठीक से कोशिश भी नहीं कर पाएगा। तो इस पूरी गहराई वाली चर्चा और इन सभी गाइड पोस्ट को अगर हम एक साथ रखें तो पूरी किताब और रिसर्च का सबसे बड़ा टेकअवे क्या निकलता है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा लेसन ये है कि इम्परफेक्शन यानी हमारी खामियां कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे ठीक करने के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी जाए। सही कहा। परफेक्शनिज्म का जो भारी आर्मर हमने पहना हुआ है उसने हमें सुरक्षा नहीं दी, बल्कि उसने हमें हमारे असल रूप और सच्चे रिश्तों से काट दिया है। इस भारी ढाल को उतारकर अपनी आम सी कमजोरियों को अपनाकर ही सच में एक डीपली कनेक्टेड जिंदगी जी जा सकती है। यही है होल हार्टेड लिविंग। जिंदगी में बदलाव का ये सफर सच में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, देखिए, लेकिन खुद की असलियत को अपनाने का ये छोटा सा रिस्क लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के चक्कर में अपनी पूरी पहचान खोने के रिस्क से कहीं बेहतर है। चाहे एक बड़ी बिजनेस मीटिंग की तैयारी हो, कोई नई फील्ड एक्सप्लोर करनी हो, या अपने दोस्तों और परिवार के साथ सुकून का वक्त बिताना हो, खुद को लगातार साबित करने की उस रैट रेस से बाहर निकलना ही असली आज़ादी है। जब एक इंसान साहस दिखाता है, अपनी शेम को आवाज देता है और अपनी कमियों को बिना डर के दुनिया के सामने स्वीकारता है ना, तो वो अपने आसपास के सभी लोगों को वैसा ही करने की एक अनकही परमिशन दे देता है। एक ऐसी परमिशन जहां सब सुकून से सांस ले सकें। तो आज इस डीप डाइव को हम एक ऐसे विचार के साथ खत्म करते हैं जो दिमाग में काफी देर तक गूंजता रहेगा। अगर जिंदगी भर हम जिन खामियों और कमजोरियों को सबसे छुपाने की कोशिश करते रहे हैं, डर डर के उन पर परफेक्शन का पर्दा डालते रहे हैं, अगर वही सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो? बिल्कुल। सोचिए, अगर आगे चलकर वही खामियां हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत, सबसे सच्चा और सबसे ताकतवर हिस्सा निकलें, तो क्या होगा? क्या अब लोगों के डर से खुद से लड़ना बंद करके अपने आप को ठीक वैसे ही अपनाने का वक्त नहीं आ गया है जैसे हम असल में हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। लेखिका और इस रिसर्च के इन्हीं पावरफुल और आई ओपनिंग लेसन्स के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं पूरी होती है। अगला पार्ट सुनने के लिए और ऐसी ही पावरफुल लाइफ चेंजिंग किताबों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।